नमस्कार, दिवाली नाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। रात के 11:30 बजते ही हम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराते हैं। इस वक्त दुनिया भर में जो खबर छाई हुई है वो है पेरिस में एक मैगजीन के दफ्तर में दिन दहाड़े शूटआउट की खबर। अब तक हमलावरों को पकड़ा नहीं जा पाया है, बल्कि वो अपना तांडव दिखा ही रहे हैं। इसके अलावा दुनिया की खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन इस सफर की शुरुआत करते हैं 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। पेरिस में लगातार दूसरे दिन भी फायरिंग की घटना सामने आई है। पहली घटना दक्षिण पेरिस के मोंटेरो में हुई, जहां बंदूकधारियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हमलावर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आए थे। फायरिंग के तुरंत बाद एक हमलावर मेट्रो में बैठकर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने 52 साल के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। दूसरा धमाका पूर्वी फ्रांस के लियोन के एक मस्जिद के पास रेस्टोरेंट में हुआ। हालांकि यहाँ कोई घायल नहीं हुआ। तीसरी वारदात पश्चिम पेरिस के ले मेंस में हुई, जहाँ एक मस्जिद पर 4 ग्रेनेड फेंके गए। लियोन की मस्जिद के पास धमाका लोकल टाइम के मुताबिक करीब सुबह 6 बजे हुआ। मोंटेरो में पुलिस पर हमला करने वालों ने काले रंग का कपड़ा पहन रखा था, जबकि एक हमलावर के सिर पर बाल नहीं थे। ऐसी खबरें हैं कि हमलावरों ने पहले अपनी कार को दूसरी कार से टक्कर मारी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फायरिंग शुरू कर दी। बुधवार को सटारिकल मैगजीन चार्ली हेब्दो के दफ्तर में हुए हमलों के मामले में कुछ हमलावरों के बारे में जानकारी मिली है। मेट्रो न्यूज के मुताबिक हमले के लिए हमायत मुराद जिम्मेदार हैं। फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से खबर है कि हमायत मुराद ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन NBC न्यूज का दावा है कि पेरिस से 125 किलोमीटर दूर 2 हमलावर आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हमायत मुराद को गोली मार दी गई है। इसी बीच चार्ली हेब्दो के एडिटर स्टीफन चारबोनियर का आखिरी इंटरव्यू सामने आया है। We can't live in a country without freedom of speech. I prefer to die than live like a rat. I don't know. And to be afraid of speaking. I haven't the right, the time to be afraid. I have a paper to do. शेरिफ कौची और सैद कौची सगे भाई हैं। शेरिफ की उम्र 32 और सैद की 34 साल है। शेरिफ और सैद दोनों ही फ्रेंच नागरिक हैं, जबकि शेरिफ 2005 में आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हो चुका है। उसे 2008 में 18 महीने की सजा सुनाई गई थी। हमले में जो तीसरा सस्पेक्टेड आतंकी हमायत मुराद है, उसकी उम्र महज 18 साल है। चार्ली हेब्दो पर हमले की प्रत्यक्षदर्शी और कार्टूनिस्ट कोरी रे ने पहली बार हमले का आंखों देखा हाल बताया है। कोरी ने कहा कि हमलावर एक पत्रकार का नाम पूछ कर गोली मार रहे थे। हमलावर बिल्डिंग में पीछे से घुसे। कार्टूनिस्ट कोरी रे को पकड़कर दरवाजा खोलने को कहा। मैं अपनी बच्ची को ऑफिस के सामने के किंडरगार्टन से लेकर आई, तभी चेहरा ढके हुए 2 हथियारबंद आतंकवादी आए। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने मुझे दरवाजा खोलने के लिए धमकाया और ना मानने पर मेरी बच्ची को मारने की धमकी भी दी। पेरिस हमले में किस किस की जान गई? चार्ब एडिटोरियल डायरेक्टर, जीन केबू कार्टूनिस्ट, जॉर्ज वॉलेंस्की कार्टूनिस्ट, तिग्नास आर्टिस्ट, बर्नार्ड मैरिस रीडर, फ्रांक पुलिस ऑफिसर, अहमद मेराबैट पुलिस ऑफिसर, होनोर कार्टूनिस्ट, एल्सा कायट मनोवैज्ञानिक। भारत में इस हमले का लगातार विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गांधीनगर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। महात्मा मंदिर सभागार में उन्होंने दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों की कामयाबी का जिक्र किया। सम्मेलन में करीब 4000 NRI मौजूद थे। PM मोदी ने उनका स्वागत किया और देश से जुड़ने की अपील की। जब हमारे पूर्वज गए थे संभावनाओं को तलाशने के लिए, अब भारत की धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। महात्मा गांधी 100 साल पहले साउथ अफ्रीका से चले थे और मातृभूमि की सेवा करने का सपना लेकर के भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए आज साउथ अफ्रीका भी हमारे बीच मौजूद है, जहां से गांधी लौटे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रवासी भारतीयों को कई सुविधाएं दी। मसलन अब PIO कार्ड धारकों को आजीवन वीजा मिलेगा। PIO और OCI कार्ड धारकों को मिला दिया गया है। NRI को अब हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही 43 देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आने से पहले उनकी यात्रा को लेकर अमेरिका हर रोज नए सुरक्षा मापदंड तय कर रहा है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि दिल्ली में PM2 का स्तर लगातार बढ़ रहा है। PM2 यानी पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें हवा में धूल की मात्रा का पता लगाया जाता है। इसी वजह से हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा रिपब्लिक डे परेड के दौरान बाहर न निकले। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक 26 जनवरी के आसपास दिल्ली की हवा में PM2 का स्तर 90 से 110 के बीच रहेगा, जबकि सुबह परेड के दौरान इसके 160 से 234 के बीच होने की संभावना है। अमेरिकी दूतावास इससे पहले भी दिल्ली की हवा को खतरनाक बता चुका है। WHO की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषित हवा के मामले में दिल्ली दुनिया में नंबर 1 है। दिल्ली में प्रदूषण का अहम कारण धूल है।
न कि कारें। दिल्ली में 52.2% प्रदूषण धूल की वजह से होता है, जबकि कार से निकलने वाले धुएं की वजह से सिर्फ 6% प्रदूषण फैलता है। श्रीलंका में गुरुवार को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लोगों ने अपने मत दिए। लोगों ने सुबह से ही मतदान केंद्रों पर आकर वोट देने शुरू कर दिए। इस बार का चुनाव श्रीलंका और उसके साथ साथ सत्तारूढ़ राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के भी भविष्य का फैसला करने वाला है। निश्चित तौर पर हम जीतने जा रहे हैं और हम एक प्यारा, दयालु और बिल्कुल शांत अहिंसक श्रीलंका बनाने की योजना बना रहे हैं। हम एक शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं और हम हारने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हम इस चुनाव से जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं वो आजाद और पारदर्शी चुनाव है। हम लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे दोनों ही नेताओं ने अपने अपने वोट अपने मतदान केंद्रों पर डाले और जनता से मिलने वाले विश्वास की उम्मीद की। 25 सालों के गृह युद्ध के बाद 2009 में तमिल टाइगर रेबल्स की ताकत खत्म करने के बाद महिंदा राजपक्षे की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन इस बार वैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है और चुनाव के नतीजे आने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व में इबोला के कुल 20,747 मामले दर्ज हो चुके हैं। दर्ज मामलों में मरने वालों की संख्या 8,235 तक पहुंच गई है, जिनमें से ज्यादातर मौतें और इबोला के केसेस 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों में दर्ज किए गए हैं। सिएरा लियोन, लाइबेरिया और गिनी इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले देश हैं। बाकी जगहों पर इबोला से मरने वालों में माली के 6 लोग, अमेरिका का 1 शख्स और नाइजीरिया के 8 लोग शामिल हैं। नाइजीरिया को अक्टूबर में इबोला मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन अब भी यहाँ इस बीमारी के मामले देखे जा रहे हैं। इबोला मुक्त देश घोषित किए गए स्पेन और सेनेगल में मौत के मामले तो नहीं आए हैं, लेकिन इबोला के एक मामले दर्ज किए गए हैं। ब्रिटेन में इबोला का पहला मामला सामने आया, जबकि सिएरा लियोन से ब्रिटेन आई एक नर्स को इबोला से ग्रस्त पाया गया है। सिएरा लियोन में 4 जनवरी तक 9,780 मामले दर्ज किए गए हैं और 2,943 मौतें हुई हैं। सर्दी और बर्फबारी ने अमेरिका में तबाही मचा रखी है। लगातार गिरते और चढ़ते पारे के बीच अमेरिका के लोगों को सर्वाइव करना बेहद मुश्किल हो रहा है। मध्य पूर्व अमेरिका में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। बर्फीली सर्द हवाओं ने शिकागो में पारा माइनस से 28 डिग्री के नीचे तक धकेल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ और ये शिकागो के लिए मुश्किल हालात हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व के देशों में भी ठंड अपना असर दिखा रही है। सीरिया में आए बर्फीली तूफान के चलते 2 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि पहले इस तरह का मौसम मध्य पूर्व में देखने को कम ही मिलता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ सर्दियों के मौसम में ऐसी बर्फबारी देखने को मिल रही है जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। अमेरिका और मध्य पूर्व में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं ब्राजील में मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से ब्राजील के शहर साओ पाउलो में जबरदस्त बाढ़ आ चुकी है। आप बाढ़ की हवाई तस्वीरें देख रहे हैं, जहां तैरती हुई कारें और डूबे हुए घर दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ के चलते यहां सड़कों पर हैवी करंट उतरने की भी खबरें मिली हैं, जबकि कई जगह ट्रैफिक जैम हो चुका है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी कई जगहों पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्राजील के कई इलाकों में ट्रेन लाइनें भी बाधित हो चुकी हैं, तो कई जगह कंप्यूटर्स घर से ही काम कर रहे हैं और फंसी हुई ट्रेन से लोगों को बाहर निकालकर उनके घर भेजा जा रहा है। दरअसल ब्राजील में साओ पाउलो समेत कई शहरों में ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल है, जिसकी वजह से बारिश होते ही यहां बाढ़ आ जाना सामान्य सी बात बन गई है। पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने बीबीसी की पूर्व एंकर रेहम खान से निकाह कर लिया है। निकाह की रस्म इस्लामाबाद के बानी गाला में इमरान के घर पर हुई। मेहर की रकम के तौर पर इमरान ने रेहम को 1 लाख रुपए दिए। 43 साल की रेहम की 2 बेटियां और 1 बेटा है। वो 62 साल के इमरान से 19 साल छोटी हैं। पाकिस्तान में क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने इमरान खान के निकाह को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की भरमार आ चुकी है। फेसबुक और ट्विटर पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पाकिस्तान में बेस्ट ऑफ लक आईके को 24 घंटों के भीतर 11,000 बार रीट्वीट किया गया। साथ ही कुछ लोग इमरान खान की पूर्व पत्नी जमाइना खान के साथ सहानुभूति भी जता रहे हैं। वो जमाइना की पुरानी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। जमाइना ने भी पाकिस्तान से आ रहे इन ट्वीटों का जवाब भी दिया है और लोगों को उनके समर्थन के लिए शुक्रिया कहा है। साथ ही उन्होंने इमरान के लिए खुशियों की भी कामना की। उन्होंने लिखा है कि वो हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत करती रहेंगी।
चार्ली हेब्दो, वो मैगजीन जो पिछले 45 साल से बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता के लिए जानी जाती है। बेशक उसे हर बार इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन इस बार जो हुआ वो किसी की कल्पना में भी नहीं था। पत्रकारों के नाम पूछ पूछ कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन क्या बंदूक की नोक पर संगीन के सायों में लोग अपनी बात कहना बंद कर देंगे? शायद आतंकवादियों को लगता है कि इसका जवाब हाँ में है, लेकिन आतंकियों की इस गलतफहमी को बगावत का आईना दिखाया है दुनिया ने। दुनिया में हर ओर मैगजीन और उसके पत्रकारों के समर्थन में खड़े लोग दिख रहे हैं और हर किसी की जुबान पर हैं, यस, आई एम चार्ली। आई एम चार्ली, ये वो आवाज है जो आतंकियों की बंदूक का निशाना बने कार्टूनिस्ट पत्रकारों के पक्ष में उठ रही है। कलम तोड़ने वालों को ये जवाब है फ्री स्पीच के हिमायती लोगों का। आलोचना के बदले गोलियां देने वालों के खिलाफ उठ रही है ये आवाज। आतंकी विचारधारा के खिलाफ बोलने पर मौत की सजा देने वालों के मुंह पर ये बगावत का तमाचा है और संदेश है कि कलम की ताकत बंदूक और गोलियों से कहीं ज्यादा है। Deepest sympathies to the people of Paris and the people of France for the terrible terrorist attack. I know that this House and this country stands united with the French people in our opposition to all forms of terrorism. जो पत्रकार मारे गए हैं उन्होंने अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ी है। हम बताना चाहते हैं कि हम उनके संदेश की रक्षा करते रहेंगे। खंजर हो, AK-47 हो, ब्लैंक रेंज राइफल या फिर मिसाइल ही क्यों न हो, हमसे अभिव्यक्ति की आजादी कोई नहीं छीन सकता। एक चार्ली हेब्दो को खत्म करने के लिए बंदूकें उठेंगी तो सैकड़ों चार्ली हेब्दो तैयार होंगे। एक काबू मरेगा तो दुनिया ही बेकाबू हो जाएगी। हर ओर कार्टून ही कार्टून छा जाएंगे। सोशल मीडिया से लेकर अखबार तक, अखबार से सड़कों तक, आतंकवाद से टकराने को हजारों लोग निकल पड़ेंगे। शायद तब इन आतंकवादियों को पता चलेगा कि कलम की ताकत गोलियों से कहीं ज्यादा होती है। चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हुए हमले के बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर दुनिया भर में अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कराया गया। कहीं सड़कों पर नारे लगे तो कहीं कार्टूनों के जरिए ही दिवंगत कार्टूनिस्ट पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी गई। पश्चिमी मीडिया के तमाम प्रतिष्ठित अखबारों में चार्ली हेब्दो के फेवर में कई कार्टून दिखे। ऐसे कार्टून जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वकालत करते नजर आए। कहीं कलम को ही बंदूक बना दिया गया तो कहीं बेखौफ पत्रकारिता के अनवरत सिलसिले को ही कार्टून के जरिए पेश करने की कोशिश की गई। हर तरफ चार्ली हेब्दो को समर्थन मिल रहा है क्योंकि बुधवार को दिन दहाड़े चार्ली हेब्दो के पत्रकारों की हत्या महज किसी कार्टूनिस्ट या पत्रकार की हत्या नहीं थी, बल्कि ये गोलियां अभिव्यक्ति की आजादी पर चली थी। ये गोलियां फ्री स्पीच का मुंह बंद करने के लिए चली थी। इन गोलियों का इस्तेमाल बेखौफ पत्रकारिता को खौफ से चुप कराने के लिए किया गया था। ऐसे में अगर विरोध न हो तो ये आतंकवादियों की जीत होगी। सीधे सीधे गोली मार देना लोगों को, ये हत्या लोगों को मारना, ये कोई तरीका नहीं है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये कोई भी धर्म किसी को मारने की इजाजत तो देता नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। विचारधारा और आलोचना फ्री स्पीच के दो पहलू हैं, लेकिन आतंकवाद आलोचना को संगीनों के दम पर मारना चाहता है, लेकिन शब्दों में बारूद से ज्यादा ताकत होती है और एक तस्वीर 100 शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। भले ही गोलियों से आसमान गूंज जाए, लेकिन कलम नहीं रुकनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
फ्रांस जैसे देश में आतंकियों का इतना तांडव पहली बार दिखाई दिया है, वो भी देश के बड़े शहर पेरिस में। लगातार 2 दिन से हमलावरों ने पेरिस को दहला रखा है। पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है, लेकिन ताजा खबर के मुताबिक वो अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़कर जंगलों में जा घुसे हैं। दरअसल हमलावर 2 सगे भाई हैं जो नशे के आदी हैं और उन्होंने आज भी पेरिस में कई जगह बंदूक के बल पर दहशत फैलाई है। पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। वो सिर्फ 2 हमलावर थे जिन्होंने चार्ली हेब्दो के 10 पत्रकारों को मार डाला। इन नकाबपोश हमलावरों की पहली तस्वीर सामने आई है। ये दोनों हमलावर सगे भाई हैं, शरीफ काउशी और सैद काउशी। पुलिस ने इन दोनों भाइयों को हथियारबंद और खतरनाक बताया है। काउशी ब्रदर्स में से छोटे भाई शरीफ काउशी का पहला वीडियो आप देख सकते हैं। ये 2005 का वीडियो है जिसमें हमलावर शरीफ काउशी दिख रहा है। 32 साल का शरीफ नशे का आदी है और वो पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। 2008 में शरीफ आतंकवाद के हमले में 18 महीने की जेल भी काट चुका है और वीडियो में वो एक रैपर की तरह दिखाई दे रहा है। ये दोनों भाई ड्रग्स के आदी हैं और कई मामलों में अपराधी भी रह चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों यमन में अलकायदा की ट्रेनिंग लेने के लिए भी गए थे और उसी ट्रेनिंग का असर कल पेरिस के हमले में दिखाई दिया। बयालीस साल का एक पुलिस वाला इन दोनों हमलावरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा। उसने हाथ खड़े करके रहम की भीख भी मांगी। जमीन पर गिरे पुलिस वाले ने ये कहा कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो बदले में इन हमलावरों ने उसकी एक न सुनते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। ये दोनों हमलावर चार्ली हेब्दो के दफ्तर में बुधवार सुबह 11:30 बजे घुसे और इन्होंने एक महिला के सिर पर बंदूक तानकर दरवाजा खोलने के लिए सिक्योरिटी कोड पूछा और बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर चार्ली हेब्दो के एडिटोरियल कॉन्फ्रेंस में घुस गए। ये अपना टारगेट जानते थे और यहाँ इन्होंने चार्ली हेब्दो के संपादक शार्प यानी स्टीफन शार्बोनियर के साथ उनके बॉडीगार्ड और 3 दूसरे कार्टूनिस्ट को मार डाला। संपादक को मारने के बाद इन हमलावरों ने 4 और पत्रकारों की हत्या की। रास्ते में ये धड़ाधड़ गोलियां चला रहे थे जिसमें कई और दूसरे लोग भी जख्मी हुए। इसके बाद ये आराम से एक काली गाड़ी में बैठे और निकल गए। ये प्री प्लान्ड हमला था। बताया जा रहा है पेरिस के उत्तर पूर्व में 50 मील दूर इन हमलावरों को पिकार्डी में देखा गया है, जहां इन्होंने एक पेट्रोल सर्विस स्टेशन पर फायरिंग करते हुए खाना और पेट्रोल लूटा। पेट्रोल स्टेशन के मैनेजर ने दोनों को पहचान लिया। इनकी कार पर रजिस्ट्रेशन प्लेट भी लगी हुई थी। इनके साथ एक तीसरा हमलावर भी था जिसका नाम अहमद मुराद है। 18 साल के मुराद ने सरेंडर कर दिया और वो अब पुलिस की कस्टडी में है। दोनों हमलावरों को ढूंढने के लिए फ्रांस की पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर के सभी पोर्ट्स को बंद कर दिया है और सभी सड़कों पर कड़ी निगरानी है। कोलंबिया के सालाना कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्निवल की मेन हाईलाइट इसका ब्लैक एंड व्हाइट फेस्टिवल है, जिसे देखने के लिए पर्यटक भी भारी संख्या में यहां जुटते हैं। कोलंबिया कार्निवल में जुटे हजारों की तादाद में इन लोगों की शक्लें आपको हैरान कर देने वाली लगी होगी। ये कलरफुल झलकियां ब्लैक एंड व्हाइट कार्निवल की हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल के दूसरे दिन लोग बेहद ही खास अंदाज में नजर आते हैं। इस फेस्टिवल के खास मौके पर लोग खुद को काले सफेद रंग में रंगते हैं
और नाच गाकर विशाल रैली में हिस्सा लेते हैं। ये प्रथा बरसों से यहाँ चली आ रही है। खुद को 2 अलग अलग रंगों में बांटकर इस रैली का हिस्सा लोग बनते हैं। इसका मकसद काले सफेद रंग के भेद को मिटाकर आपसी भाईचारा का संदेश देना है। इसे आइडेंटिटी का खेल भी कहा जाता है, जहाँ लोग अपनी पहचान भूलकर एक नए अवतार को ग्रहण करते हैं। और फिर होती है ढेर सारी मस्ती और नाच गाना। साल 2009 में यूनेस्को ने इस फेस्टिवल को मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेलिजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का नाम दिया था। इस कार्निवल की खास बात यह भी है कि इसमें भारतीय, स्पेनिश, अफ्रीकन ट्रेडिशन की झलकियां नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन में एक महिला को बीच सड़क पर गाड़ी से उतरना महंगा पड़ गया। दरअसल यह महिला बीच सड़क पर गाड़ी से उतरी ही थी कि चलते ट्रक से निकले एक टायर ने महिला को बुरी तरह हिट कर दिया। देखिए। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे ये दर्दनाक हादसा हुआ। गाड़ी से उतरी ही थी महिला की चलते ट्रक से निकले एक टायर ने महिला को बुरी तरह से हिट कर दिया। एक बार फिर देखिए। हादसा बेहद ही चौंकाने वाला है। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह ट्रक के टायर ने महिला को हिट किया। घायल महिला के शरीर पर 3 फ्रैक्चर आए हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। हाईवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से इस पूरे हादसे की जानकारी ली है। एक ट्रक का टायर ट्रक से निकला और महिला रोड के साइड पे खड़ी थी, दरवाजा खुला हुआ था और तुरंत कुछ ही सेकंड बाद एक टायर ने महिला को कुचल दिया। हालांकि महिला की जान इस हादसे में बच गई। उसे 3 फ्रैक्चर आए हैं, लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक महिला बुरी तरह इस हादसे का शिकार हुई।